यही बोल रही हूँ, ये नहीं हुआ, बाकी और भी नहीं हुआ किसी का। ये हो गया, ये किसी ने ट्राई नहीं करा, अभी देख रहे हैं खोल के। ऐसे करना है, ये फॉर्मूला लगेगा एएमपीएम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या होते हैं जी लॉजिकल फॉर्मूलाज? पिछली क्लास में डाउट तो नहीं है ना किसी को कोई? करो अगला, फिर प्रैक्टिकली करते हैं।
आपकी फ्रेंड नहीं आई आज? मत करो कॉल, आके मुझे मैसेज। कर लिया जी। ये सबसे पहले 3 बेसिक लॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखा है? लॉजिकल फंक्शन क्या करते हैं? ट्रू फॉल्स कंडीशंस के बेसिस पे कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल्स देखते हैं कि ये क्या चीज बोली जा रही है। तो मैं एक सिंपल वर्कबुक बना लेती हूँ। इधर यहाँ पे देखो क्या है, इधर लिखा हुआ है टारगेट सेल्स, और यहाँ पे जो बंदे ने एक्चुअल सेल करी है, मे बी मंथली। बनाओ।
कर लिया जी नोट। देखो अब लॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं, ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दीज आर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। बेसिकली लॉजिकल फंक्शंस कुछ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है जी, और एक कंडीशन चेक करते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, उस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, उसके बेसिस पे क्या करे जाते हैं, कुछ काम करे जाते हैं, कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। जिनमें से सबसे पहले आता है इफ देखो क्या है, इट रिटर्न्स वन वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर इफ इट इज फॉल्स। मतलब कि सारी बात जो है ना लॉजिकल फंक्शंस के अंदर कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि आप कंडीशन क्या दे रहे हो, ठीक है जी। कंडीशन क्या है, नॉर्मल एक एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट ट्रू या फिर फॉल्स आ सकता है। अब एक्सप्रेशन कैसे, देखो मैथमेटिक्स में हमने ये चीजें करी है ना कि सपोज एक एक्स वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 100, मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक्स इज ग्रेटर देन 200। ये क्या है, ये एक कंडीशन है, इसका रिजल्ट ये ट्रू आ सकता है या फिर फॉल्स आ सकता है ना। फिर मैं यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले रही हूँ, मैं आपको गलत नाम से बुला, अब मैं आपको किसी नाम से बुला रही हूँ। अब वो दो चीजें हो सकती है कि या तो मैं आपका नाम सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, वो क्या है, वो एक कंडीशन है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आ रहा है। अब उस रिजल्ट के बेसिस पे डिसीजन लोगे आप कि आपको अपनी अटेंडेंस बोलनी है, प्रेजेंट बोलना है या नहीं बोलना है। ऐसे इधर एक्सेल के अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए क्या यूज करे जाते हैं, लॉजिकल फंक्शंस यूज करे जाते हैं, और सारी की सारी बात इस कंडीशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है कि कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स, ठीक है जी। अब सबसे पहले इफ कर रहे हैं, इफ के अंदर लिखा है इट रिटर्न्स वन वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर इफ इट इज फॉल्स। आप कुछ कंडीशन दोगे, कंडीशन के बेसिस पे अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर ये फॉल्स हुई तो दूसरी वैल्यू। अब यहाँ पे ना टारगेट सेल्स है, एक्चुअल सेल्स है, मुझे यहाँ पे एक कॉलम बनाना है जिसमें लिखा होगा सेल्स टारगेट अचीव्ड या टारगेट नॉट अचीव्ड, ठीक है जी। अब एक तो काम है मैनुअली कैलकुलेट करूं, टारगेट अचीव टारगेट नॉट अचीव करूं, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है इफ फॉर्मूला लगा दो। इफ के केस में सबसे पहले हमारा दिया जाता है लॉजिकल टेस्ट, वो टेस्ट जिसके बेसिस पे वैल्यू की कैलकुलेशन होनी है। तो मेरा टेस्ट ये है कि क्या टारगेट सेल्स की वैल्यू इज इट ग्रेटर देन दिस एक्चुअल सेल्स, ठीक है। अभी मैंने टेबल बना दी है, तो दैट इज वाई यहाँ पे ये कौन सी रेफरेंस पास करी जा रही है? कौन सी रेफरेंस है ये? 1.5 घंटे की क्लास में मैं पूरा लगातार 1 घंटा तो बोलती होंगी, और 2 मिनट के लिए आपसे कुछ पूछ लिया जाए ना, आप ऐसे चुप हो जाते हो कि यार क्या पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। कौन सी, ये कौन सी रेफरेंस है? हम्म, मैंने 3 टाइप की रेफरेंसेस बताई थी, याद है? याद है या नहीं याद? कौन कौन सी है? बस एक बंदे, एक स्टूडेंट ने जवाब सही दिया, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। क्यों मैं अभी नोट कराना शुरू करती हूँ, मुझे पता है कि आपको जितना मर्जी बता दो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, भूल जाते हो चीजें। उस वक्त तो लगता है कि यार चीजें आ गई, चीजें आ गई, फिर बाद में पूछो कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस पास करी कि वट एवर इज प्रेजेंट इन द टारगेट सेल्स कॉलम इज इट ग्रेटर देन एक्चुअल सेल्स।
और अगर टारगेट सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन एक्चुअल सेल्स हुई तो क्या है, वो टारगेट अचीव्ड है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू जो है दैट इज लॉजिकल टेस्ट। अब मैंने ये लॉजिकल टेस्ट लिख दिया है। ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है वैल्यू इफ ट्रू। अगर हमारे लॉजिकल टेस्ट की वैल्यू ट्रू आ गई, मतलब कि पहले वाले कॉलम में देखेंगे, पहले वाले रो में, तो टारगेट सेल्स 87,000 है, अगर एक्चुअल सेल्स 90,000 होगी तो मतलब कि टारगेट सेल की वैल्यू एक्चुअल सेल से ज्यादा आ गई। उस केस में मुझे क्या लिखना है, सॉरी उल्टा बोल दिया, टारगेट अचीव्ड, स्पेलिंग गलत लिख दी। ये होगी वैल्यू इफ ट्रू। इसका मतलब कि जब भी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू रिजल्ट देगी तब लिखना है टारगेट अचीव्ड। अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स के केस में लिखना है नॉट अचीव्ड। ये देखो जी, अरे यार गलत कंडीशन लिख दी, लेस देन लिखना है कि अगर हमारे पास टारगेट सेल एक्चुअल सेल जितना नहीं हुआ, ठीक है जी, मतलब एक्चुअल सेल की वैल्यू जो है वो कम आ गई। मैंने, एक मिनट यार, कुछ गलत लिखा लगता है, मुझे खुद को ही फील हो रहा है ऐसा। मैं दोबारा करती हूँ इस चीज को, दोबारा लिखती हूँ। अगर हमारी सेल्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट सेल्स, दैट मीन्स टारगेट अचीव्ड, अदरवाइज नॉट अचीव्ड। अब ठीक है। हो गया जी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देखो, हर रो के लिए इवेलुएट करा जा रहा है। अब हमारी टारगेट सेल की वैल्यू क्योंकि वाज लेस देन, तो यहाँ पे क्या आ गया, टारगेट अचीव्ड आ गया क्योंकि रिजल्ट ट्रू हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया। अगर हमने किसी कंडीशन के बेसिस पे ट्रू होने पे कुछ और सेल के अंदर लिखना है और फॉल्स होने पे कोई दूसरी कंडीशन लिखनी है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इफ यूज करते हैं। डन। नेक्स्ट करें एंड और। एंड और के बारे में हमने शायद पहले भी डिस्कस करा था। देखो एंड और क्या होता है, सपोज यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के ना 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख रही हूँ। आउट ऑफ 100। किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या पिछले फॉर्मूला में?
तीन ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? करो ये नोट। कर लिया जी। अब देखो मेरे पास कंडीशन क्या है। स्टूडेंट को ना ग्रेड ए के लिए क्वालिफाई करना है। क्राइटेरिया ये है कि उसके तीनों के तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो 70 से ग्रेटर होने चाहिए। अब अगर हम मैनुअली चेक करेंगे तो ये वाला जो स्टूडेंट है, इसके तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 70 है। दैट इज वाई इसका क्या होगा, ग्रेड ए होगा। मैं खुद से आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ कि जिस स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 70, उस केस में वो क्या होगा, ग्रेड ए होगा उसका। ठीक है जी। तो बेसिकली अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या फॉर ऑल थ्री सब्जेक्ट्स मार्क्स आर ग्रेटर देन 70। अगर 70 है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्रेड ए होगा, अदरवाइज ग्रेड ए नहीं होगा अगर एक में से भी ना सही मार्क्स आए। तो देखो हमें क्या करना है, इस वक्त हमें एंड का यूज करना है। एंड जो हमारे पास दो फंक्शंस है, ये एंड और, दीज आर बेसिकली यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है जी। अब देखो क्या होता है ना, जो हमारे पास फाइनल जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे ये इफ के अंदर भी हुई है अभी की यहाँ पे, अरे सॉरी, इफ के अंदर भी डिसीजन मेकिंग हुई है ना कि अचीव्ड लिखना है या नॉट अचीव्ड लिखना है, राइट। ये किसी कंडीशन के बेसिस पे कैलकुलेट करके फ्री हुआ है। यहाँ पे पूरे के पूरे कॉलम के अंदर जब ये वैल्यूज लिखी गई हैं, हर कॉलम के अंदर, सॉरी, हर रो के अंदर जब ये वैल्यू लिखी गई, इट वाज डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस। अगर ये कंडीशन ट्रू आ गई तो उस केस में हमारे पास लिखा गया टारगेट अचीव्ड, अदरवाइज लिखा गया टारगेट नॉट अचीव्ड। मतलब कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है ना, वो फाइनल डिसीजन मेकिंग के रिजल्ट के बेसिस पे होती है कि रिजल्ट ट्रू आ रहा है या रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, देन डिसीजन मेकिंग करी जाती है। पर कई बार क्या होता है कि कई बार वो जो रिजल्ट होता है ना वो मल्टीपल कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है। कि जैसे यहाँ पे अगर हम इस केस की बात करें तो हमारा ग्रेड ए जो है ना वो तीन कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। वो तीन कंडीशंस कौन कौन सी हैं, कि तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेटर देन 70 होने चाहिए। बेसिकली हमारी तीन कंडीशंस ये बनेंगी कि मार्क्स 1 भी ग्रेटर देन 80 होने चाहिए, 70 होने चाहिए, मार्क्स 2 भी ग्रेटर देन 70 होने चाहिए, मार्क्स 3 भी ग्रेटर देन 70 होने चाहिए। अब अगर हम इन तीनों कंडीशंस के रिजल्ट देखेंगे तो कितने रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास, इन तीनों कंडीशंस के टोटल कितने रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास, कितने आएंगे, तीन रिजल्ट्स आएंगे ना। एक रिजल्ट इसका होगा, इधर ट्रू और फॉल्स, एक रिजल्ट इसका होगा, एक इसका होगा, टोटल तीन रिजल्ट हो जाएंगे ना। तो पर हमारी जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो एक ही ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे होती है। पर जब हमारे पास मल्टीपल ट्रू फॉल्स, क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे मल्टीपल ट्रू फॉल्स को, मल्टीपल कंडीशंस के रिजल्ट्स को कंबाइन करके रिजल्ट लेके आना, उसी चीज के लिए ये एंड और यूज होते हैं। ठीक है जी। देखो फिर से समझाती हूँ जिसको समझ नहीं आया है, कि हमारी ये जो ऐसी सी डिसीजन मेकिंग होती है ना, इसकी हमें आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। हम आगे जब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, समराइजेशन के लिए इस डिसीजन मेकिंग की बहुत जरूरत होती है। एंड ये डिसीजन मेकिंग होती किसके बेसिस पे है, कि कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो कोई एक काम करना है, और उसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो कोई दूसरा काम करना है। अब एक ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे क्या करा जाता है, ये काम करा जाता है। ठीक है जी।
पर कई बार क्या हो जाता है कि हमारे पास वो कंडीशंस मल्टीपल आ जाती हैं जिनके बेसिस पे हमारा काम होना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इधर ये स्टूडेंट का ग्रेड ए ओनली तब होगा जब उसके तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 70 होंगे, है ना। तो अब इफ के अंदर तो ऐसा है नहीं, इफ के अंदर तो एक कंडीशन लिख दो, फिर लिख दो कि ट्रू होने पे क्या लिखना है, फॉल्स होने पे क्या लिखना है। मल्टीपल कंडीशंस वाइज तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इन मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके एक फाइनल सिंगल ट्रू या फॉल्स जनरेट कराना है, ताकि उस ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे हम आगे अपनी क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। बेसिकली कंबाइन कंडीशंस टू प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट। ठीक है जी। अब इस चीज के लिए यूज होते हैं एंड और। ठीक है। अब सपोज अपने उसी टेबल की बात करें, यहाँ पे देखो एंड और कैसे काम करें। देखो जी, मेरी कंडीशन होने वाली है कि मार्क्स 1 ग्रेटर देन 70, मार्क्स 2 ग्रेटर देन 70, मार्क्स 3 ग्रेटर देन 70। अब अगर सिर्फ और सिर्फ इस स्टूडेंट की बात करें, इसके लिए पहली कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। दूसरी का क्यों फॉल्स, मार्क्स 2 ग्रेटर देन 76 ग्रेटर देन 70, क्या रिजल्ट आएगा। एंड थर्ड कंडीशन का फॉल्स। अब इसने तो वही तीन रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिए, हम कैसे डिसाइड करें। हमें इन तीनों को चलो हम खुद तो कंबाइन कर सकते हैं, पर उसको तो समझाना पड़ता है ना। तो हमें इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराना है। उस लिए यूज होते हैं एंड और। ये एंड और क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एंड फॉर्मूला लगाऊंगी। एंड के अंदर राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखी जाती है। पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन है मार्क्स 1 ग्रेटर देन 70, कॉमा लगा के। दूसरी कंडीशन कॉमा लगा के, तीसरी कंडीशन। अब ये जो एंड है, ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ तभी रिटर्न करेगा अगर ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो। एंड के अंदर आप 1 2 4 5 10 जितनी मर्जी कंडीशंस लिख सकते हो। एंड क्या करेगा, सभी कंडीशंस को कंबाइन करके एक सिंगल फाइनल ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। जिसके केस में क्या होगा, जिस केस में ये सारी की सारी कंडीशंस ट्रू रिजल्ट करेंगी, देन ओनली एंड विल रिजल्ट ट्रू। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स आ गई, एंड का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एंड और क्या करते हैं ना, एंड और दोनों का रिजल्ट फाइनल जो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स आता है, इफ की तरह यहाँ पे हम चीजें नहीं कर सकते। पर हाँ, इफ को आगे कंबाइन करके इनके साथ हम इसकी फंक्शनैलिटी जरूर एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हम देखेंगे आगे करके। ठीक है जी। तो एंड के अगर हमें ऐसा सा कुछ करना है कि हमें सारी कंडीशंस ट्रू चाहिए, देन ओनली हमें कुछ कराना है, तो उस केस में हम एंड यूज करेंगे। ठीक है जी। और अगर और की बात करूं, अब मैंने बोल दिया कि यार स्टूडेंट का नाम ना मेरिट लिस्ट में आएगा अगर उसके किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो 80 से ज्यादा, तो उस केस में हम यूज करेंगे और। ठीक है। और क्या करेगा, और के साथ अगर आप 4 5 कंडीशंस कंबाइन करते हो, अगर सभी कंडीशंस में से एटलीस्ट एक भी ट्रू आ गई, और ट्रू रिटर्न कर दी। इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे ना ये कंडीशन लगाई है, पहले एंड चेक करते हैं। एंड के केस में मैं लिख रही हूँ कि पहले एंड लिखा जाएगा। पहला एक्सप्रेशन इसकी क्या दी, मार्क्स 1 आर ग्रेटर देन 70। दूसरा क्या, मार्क्स 2 आर ग्रेटर देन 70। एंड तीसरा, मार्क्स 3 आर ग्रेटर देन 70। करो ये चीज।
अगर किसी को नहीं पता चल रही पूछ लो मुझे, मैं बता देती हूँ। कर लिया जी, हो गया ठीक। ठीक है, देखो सिर्फ एक ही केस में ट्रू रिटर्न करा, किस केस में, जिस केस में तीनों की तीनों कंडीशंस का रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। ठीक है, और यहीं पे और लगा के देखते हैं। 80 करते हैं, 80। ठीक है, अब देखो और ने तीन केसेस में ट्रू रिटर्न करा। पहले केस में फॉल्स इसलिए आया क्योंकि ना मार्क्स 1 ग्रेटर देन 80 थे, ना मार्क्स 2, ना मार्क्स 3। सभी की सभी कंडीशंस फॉल्स आ रही थी, देन ओनली और रिटर्न फॉल्स। पर दूसरे केस में देखे, ये वाली कंडीशन क्या आ रही थी, ट्रू आ रही थी। ये दोनों फॉल्स हैं क्योंकि 80 से कम नहीं, 80 से ज्यादा नहीं है। पर ये वाली तो ट्रू है क्योंकि मल्टीपल में से एक भी ट्रू आ गई, तो और ने क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। तो जब भी हमें सारी की सारी ट्रू चाहिए होंगी उस केस में हम एंड यूज करेंगे, और अगर सभी में से एक भी ट्रू हुई उस केस में हम और यूज करेंगे। समझ आया जी। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने ट्रू फॉल्स रिटर्न आंसर देख लिया है ना, एंड और हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे। पर मुझे तो ये लिखना था ना कि स्टूडेंट का ग्रेड है या नहीं है ना। टाइम्स ऐसे अपने तरीके से कुछ लिखना होता है तब तो इफ यूज करा जाता है ना। अब हम इफ एंड और को कंबाइन करके देखेंगे कि कैसे यूज करा जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे लिखना है कि सिर्फ दो ही चीजें लिखनी, ग्रेड है ए या नहीं है, ग्रेड ए नॉट ग्रेड ए, ये दो चीजें लिखनी है। अब जब लिखा जाता है तो लिखने के लिए तो हमें सिंपल पता है कि इफ लगा के यहाँ पे पास करी जाती है लॉजिकल टेस्ट। अब हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट है एंड, कि मुझे यहाँ पे ये मार्क्स भी ग्रेटर देन 70 चाहिए, ये दूसरे मार्क्स भी ग्रेटर देन 70 चाहिए, एंड तीसरे मार्क्स भी ग्रेटर देन 70 चाहिए। अब जो हमारा नेस्टेड फंक्शन होता है, जो हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लगाया होता है ना, इनर वाला पहले एग्जीक्यूट होता है। तो पहले एंड एग्जीक्यूट होगा, एंड एक फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ट्रू या फॉल्स। जिस केस में सभी के सभी मार्क्स ग्रेटर देन 70 आ गए तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर इस एंड का रिजल्ट ट्रू आ गया फाइनल, दैट मीन्स उस केस में हमें क्या लिखना है, उस केस में हमें लिखना है ग्रेड ए, में लिखना है नॉट ग्रेड। फॉर्मूला एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ।
कर लो फॉर्मूला नोट। हो गया जी। ठीक है, अब एक बार जिसको इसकी फंक्शनिंग समझ नहीं आई है, देखो ध्यान से। हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे ना लिखना था कि ग्रेड ए है या ग्रेड ए नहीं है। अब ये जो ऐसे कस्टमाइज्ड डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे, सॉरी, कंडीशन के बेसिस पे हमने लिखना होता है, उसके लिए यूज होता है इफ। ठीक है, हम डायरेक्टली इफ यूज कर लेते कि अगर हमारे ये जो मार्क्स हैं, इफ दीज मार्क्स आर ग्रेटर देन 70 या 80, उस केस में लिख दो ग्रेड ए, अदरवाइज नॉट ग्रेड ए। पर क्या है ना, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास एक नहीं थी, कंडीशंस थी मल्टीपल। तो हमें उस मल्टीपल कंडीशंस में से एक फाइनल आउटपुट चाहिए था। उसके लिए यहाँ पे कंडीशन देने के बजाय हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया एंड, है ना, कि अगर इसको ना यार शॉर्ट फॉर्म में लिख, बड़ा अजीब लिख हो रहा है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे, अगर मार्क्स 1 भी ग्रेटर देन 70 हुए, मार्क्स 2 भी ग्रेटर देन 70 हुए, मार्क्स 3 भी ग्रेटर देन 70। अब इफ का सबसे पहला जो हमारा वो होती है, वैल्यू होती है, वो क्या होती है, कंडीशन दो। हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी एंड के साथ। जिस केस में तीनों के तीनों ट्रू हो जाएंगे, एंड फाइनल रिजल्ट ट्रू देगा। जिस केस में तीनों में से एक भी फॉल्स हो गया, एंड का फाइनल रिजल्ट जो है वो फॉल्स आएगा। और उसी ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर इसका रिजल्ट ट्रू होगा ग्रेड ए लिख देना, अदरवाइज नॉट अ ग्रेड ए लिख देना, राइट। ठीक है जी। तो नेस्टेड फंक्शन के केस में सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। whatever the value returned by this and it will be used for the decision making, कि ये लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा। ठीक है जी, समझ आया? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज ना समझ आई हो? डन है। अगली चीज देखो फिर, नेक्स्ट है और के साथ यही सेम चीज करनी है। यहाँ पे लिखना है कि मैरिट है या नहीं है। मैरिट की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट तीनों में से एक सब्जेक्ट में तो मार्क्स ग्रेटर देन 80 होने चाहिए। तो कैसे करेंगे ये चीज, करो और लग जाएगा, करो फिर। आप लेके नहीं है अपना लैपटॉप आज? क्यों? ठीक है, चलो करो। मैं जब तक आपके लिए वो देख लूँ, असाइनमेंट। करो जल्दी। ठीक है जी, ये एंड और इफ की मैं एक छोटी सी शीट भेज रही हूँ, 5 मिनट लगेंगे, आपको करना है बैठ के सब।
पूछ रहा है कोई कुछ? ओपन करो इस शीट को, एंड और इफ के क्वेश्चन है, फिर अगली चीज करते हैं। 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ आई हो, किसी में एरर आ रहा हो?
समझ आ रही है चीजें? अगर कोई चीज नहीं पता चली पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है? मैंने तो आज और भी फंक्शंस बताने थे, आप इसी को लेके बैठ गए।
बताओ जी कहाँ प्रॉब्लम आ गया? ऐसे ही होगा सारा दिन। कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा? क्या नहीं हुआ इसमें? क्वेश्चन ये है कि हमें ना तीन चीजें दी हुई हैं, पार्टी पे जाना है, बट कंडीशन क्या है? इफ पार्टी फूड बैड है तो नहीं जाना है, बैड के अलावा कुछ और है तो चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन लगेगी कि इफ, अगर, यार इसका कलर क्यों चेंज किया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इफ, अगर ये जो पार्टी फूड है इसकी वैल्यू हुई बैड, उस केस में विल नॉट गो। अगर इसके अलावा कुछ और हुआ तो विल गो। इसका फॉन्ट सही नहीं है क्या? फॉन्ट कलर ब्लैक वाइट करा हुआ था, उसको ब्लैक कर दो। और कौन सा नहीं हुआ? एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप इफ मेरिट एंड अटेंडेंस ग्रेटर देन 90%। तो पहले तो मेरिट निकालना पड़ेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स जो है, कोई भी मार्क्स 85 से ज्यादा है, तो मतलब कि अगर any marks are greater than equal to 85, either this or English और साइंस, अगर तीनों में से कोई भी मार्क्स जो है वो 85 से ज्यादा हो गए, उस केस में हमें लिखना है मेरिट, अदरवाइज नो मेरिट। ये आ गई जी वैल्यूज। अब हमें यहाँ पे चेक करना है इफ एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ओके, तो यहाँ पे एंड लगेगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे इस चीज की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेरिट, और दूसरी चीज जो होनी चाहिए दैट इज अटेंडेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होनी चाहिए। उस केस में लिखना है स्कॉलरशिप, एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप या नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। कहाँ गलती करी? अच्छा, ये लो। बस मैंने ये करा कि अगर मेरिट वाला ये जो कॉलम है इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है मेरिट, मेरिट या नो मेरिट ही है, और अटेंडेंस एज वेल एज 90% से ज्यादा है, तो उस केस में स्कॉलरशिप लिखा जाएगा, अदरवाइज नो स्कॉलरशिप लिखा जाएगा। ट्रू या फॉल्स पे डायरेक्टली लिख सकते थे। और कौन सा नहीं हुआ है? क्या एरर शो कर रहा है यहाँ पे? ले आओ आप लैपटॉप चेक कर लेते हैं। और बताओ जी, और कौन सा नहीं हुआ? यहाँ पे आ जाओ। जब मैंने इसमें अकेला और यूज करा, तो बहुत सारे जैसे बाकी देखो ना, एरर ये है कि यहाँ पे आप और की ब्रैकेट शुरू कर रहे हो ना, इसको क्लोज भी करना है ना। यहाँ पे क्लोज होगा। हाँ जी, क्योंकि ये और की ब्रैकेट, ये तो इफ की है बाहर वाली, तो मुझे लगा एंड में होगा। नहीं, ये वो तो इफ वाली है ना, और वाली तो इधर ही एंड होनी चाहिए ना। ये प्रॉब्लम। और किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही है? देखो, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, शुरू शुरू में सिंटेक्स एरर आते हैं, कोई कॉलम नहीं एंड कर, सॉरी, कोई ब्रैकेट नहीं एंड करी, कहीं सही जगह कॉमा नहीं लगाया है, ये सारे, तो उस चीज में हेजिटेट नहीं करना, अपने प्रॉब्लम को लेके ही बैठे रहना है, पूछना है जो चीज नहीं हो रही है। ठीक है? क्योंकि जब हम खुद से ट्राई करने लगते हैं ना यार, 4 5 10 मिनट वेस्ट कर लिए, फिर उधर ही फंसे रह जाते हैं, ना वो सॉल्व हो पाता है ना अगला काम हो पाता है। मेरिट वाले में फॉर्मूला
और बताओ जी किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? हाँ जी, दिव्यम, दिव्यांश, हो गए सारे? आप दोनों के हो गए? लास्ट रह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लास्ट कोई प्रॉब्लम हो, कर रहे हो? अगर कुछ समझ नहीं आता पूछना है, ऐसे सारा टाइम लेके बैठे नहीं रहना है, ये करके लेके आना है कंप्लीट। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट?